हेलो दोस्तों, मैं जतिन गिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं निम्बस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो देखो, जो हमारी अभ्यास सीरीज सक्सेसफुल चल रही है, प्री को टारगेट कर रही है, आपसे प्रैक्टिस करवा रही है क्वेश्चंस 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि आ सकते हैं इस पेपर में। तो उसे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार काफ़ी कंसेप्चुअल हमने डालने की कोशिश करी थी, इस बार भी उसी ट्रेंड पे चलेंगे, लेकिन इस बार हमने कुछ ऐसा कोशिश करी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को एनालाइज करा है, वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ओके, तो इस वाले सेशन में डे 5 है आज, तो डे 5 के सेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हमने, जिसको हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बेस्ड हैं। वैसे नहीं है, प्रीवियस ईयर भी होंगे लेकिन उसके पैटर्न पे बेस्ड हैं। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए जी, करिए, इसको अटेम्प्ट करिए जल्दी जल्दी। चलो जी, उम्मीद है कि आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। चलो जी, द पार्लियामेंट शैल प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन। तो यहाँ पे ना जो आपने वर्ड अंडरलाइन करना है, कीवर्ड अंडरलाइन करना है, वो ये है, शैल प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट as may be considered appropriate for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties। लंबी स्टेटमेंट है, कंफ्यूज करने के लिए है, क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे निकल रहा है। ओके, इसको फोकस करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है जी? नो लॉ imposing such penalty, no law imposing such penalty shall be called in question in any court। किसी भी कोर्ट में नहीं उसको हम बोल सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो किस किस ने इस क्वेश्चन को ठीक करा, पहले तो कमेंट में मेरे को बताओ। या आपको लग रहा है कि आपने अटेम्प्ट करा, बताइए एक बार। तो इसमें ना, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, पहली बात कि ये जो शैल है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये पूरी लाइन एज इट इज सेम है कॉन्स्टिट्यूशन में कि द पार्लियामेंट शैल को काटते हैं, प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज। का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ऐसी पेनल्टी या ऐसी पनिशमेंट इंपोज कर सकती है जो कि नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज है। कैसे बनाएगी? ऑब्वियसली लॉ बना के ही तो करेगी, है ना। कुछ भी चीज़ है, आर्टिकल 17 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 17 ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, एनफोर्सेबल भी नहीं है, लेकिन जो एनफोर्सिएबल है आर्टिकल 17, उसको एनफोर्स करने के लिए भी तो हमने सिविल राइट्स एक्ट बनाई थी, है ना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटीज एक्ट बनाई। तो वैसे ही इनको भी एनफोर्सिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लॉ बनाना पड़ेगा। तो वो जो लॉ है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कंपल्सरी या कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी कहा है पार्लियामेंट को कि आपने लॉ बनाना ही बनाना है? बताइए जरा, जवाब दीजिए इस बात का। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरली कहा है, कंपल्सरीली कहा है कि आपको लॉ बनाना ही बनाना है? नहीं ना, आप बना सकते हैं। तो ये शैल कट हो गया, शैल कट हो गया। यहां पे क्या आना चाहिए? में। शैल नहीं, में मतलब कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक बगीचे से फूल तोड़ लिया और आप मेरे को बोलोगे फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर कि भाई ये तो आपने जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको हट करा, चलो अंदर। नहीं, में आप कर सकते हो, कर भी नहीं सकते हो। लॉ बनाना बना सकते हो, पेनल्टी इंपोज करना कर सकते हो, पार्लियामेंट की प्रेरोगेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव है। समझ आ गई बात? तो ये है, यहाँ पे सब गेम इस कीवर्ड की थी, शैल नहीं में आना चाहिए। तो शैल और में क्या फर्क है, पता लग गया आपको? शैल मतलब कंपल्सरीली, इट इज अ डायरेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट, यू शैल डू इट, करना ही करना है, नॉट एन ऑप्शन। बट इन में यू कैन सी, आप कर सकते हैं जब आपको टाइम सही लग रहा है, जब सही लग रहा है आप कर लीजिए। ठीक है जी, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत। सेकेंड, नो लॉ इम्पोजिंग एनी सच पेनल्टी और पनिशमेंट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही है। ये कैसे निकला? अच्छा, फॉरगेट इट कि ये स्टेटमेंट है यहाँ पे। सिर्फ ऐसा सोचो कि ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है जिसपे वो हमने लॉ बनाया है। कौन सी है बताइए जरा? नेशनल ऑनर्स एक्ट है, फ्लैग के रूल्स हैं, फ्लैग कोड रूल्स हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब
फंडामेंटल ड्यूटीज को ही तो इन्फोर्स कर रही हैं। और क्या ये जो एक्ट हैं, जो ये पनिशमेंट्स की बात कर रही हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? बताओ, क्या हमने उनको कॉल्ड इन क्वेश्चन करा कि दे आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स? नहीं ना, तो ये स्टेटमेंट ठीक हुई। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी तो देखनी है, तो आंसर इसका क्या होगा? बी, 2 ओनली। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हमने क्या ठीक अटेम्प्ट करा है या गलत। बिल्कुल सही अटेम्प्ट करा है हमने। क्वेश्चन इज आंसर नंबर बी। चलो, वाई दिस क्वेश्चन। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज को ना बड़ी डिबेट चलती रहती है। जो खासकर रूलिंग पार्टी है वो बहुत चाहती है कि हम उनको स्टैट्यूटरी बैकिंग दें और सब फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एनफोर्सिएबल बना दें। ओके, तो उसकी डिबेट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन डाला गया। हाउ टू सॉल्व इट, वही बात कि शैल वर्ड पे फोकस करना है, शैल और may में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, फंडामेंटल ड्यूटीज में जो चैप्टर है उसमें एग्जैक्टली सेम लाइंस लिखी हुई हैं, उनको बस ध्यान से पढ़ना है, डिटेलिंग में जाना है थोड़ा सा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए प्लीज। चलिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ओके, तो सोशल जस्टिस violates the principle of equality. Social justice is derived from moral reasonableness. Social justice is a negation of justice. Social justice is an instrument of political manipulation. बताओ जी, अब ये तीन जो मैंने सर्कल करे हैं, क्या लग रहा है सुनने में? कोई बड़ी नेगेटिव सी चीज नहीं लग रही है ना, कि भाई वायलेट कर रहा है इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स, निगेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को ही निगेट कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कि पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है सोशल जस्टिस। क्या जो एक कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस जो कि कहां पे मेंशन्ड है एज इट इज, कहां पे मेंशन्ड है ये? प्रीएम्बल में। प्रीएम्बल में एज इट इज मेंशन्ड है, तो क्या ये वायलेट करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को? क्या ये निगेट करेगा जस्टिस को? क्या ये मैनिपुलेट करेगा, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करेगा? नहीं करेगा। सो इन दिस क्वेश्चन आपको ये अगर नहीं भी लग रहा ना कि मॉरल रीजनेबलनेस आंसर है, आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए कि इतना बड़ा कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस है जिसके अराउंड हमारी पूरी पॉलिटी चलती है, जिसके अराउंड हमारा पूरा देश चल रहा है, हम प्राउड करते हैं दैट वी आर अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या वो वायलेट करेगा किसी चीज को? क्या वो नेगेशन ऑफ जस्टिस है? क्या वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है? नहीं है। तो आप नेगेटिव्स को ही काट देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा सी की सॉरी बी। क्या आ जाएगा आंसर? बी, कि सोशल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मॉरल रीजनेबलनेस। सब नेगेटिव्स को काट देंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट को टिक कर देना है यहाँ पे, वही आपका आंसर बन गया। चलो चेक करते हैं क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? PYQ पैटर्न पे बेस्ड है। आपको ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको एक ट्रिक करने की कोशिश करी जाती है कि अच्छा अभी स्लिपरी स्लोप दे दी गई है, देखते हैं एस्पिरेंट क्या करता है, सब पे दिमाग लगाता है क्या करता है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट प्लस थोड़ा नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स का भी ख्याल रखना है। ओके, व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बेसिक कंसेप्ट जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इनको अच्छी तरह पढ़ लेना है। एक बार क्वेश्चन यूपीएससी में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पे आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, है ना। तो जॉन रॉल्स करके कंसेप्ट आता है, उनका कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लो, है ना। वो हमारे एथिक्स में भी हमें आता है GS4 में, उसको एक बार पढ़ लेना है। चलिए जी, थर्ड क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे इसको, सॉरी अटेम्प्ट कर लो इसको। चलिए दोस्तों, अब हम इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस से इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन दिस बी एप्लीकेबल टू? तो वो कह रहे हैं कि भाई एक स्टेटमेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है मान गए, बट जो हम कह देंगे वही कॉन्स्टिट्यूशन है। जजेस कह रहे हैं ऐसा कौन सी कंट्री में? बताओ, इंडिया में तो है ही। अब श्योर शॉट है, देखो अगर किसी ने अगर ये गलत कर दिया ना कि इंडिया में नहीं है, तो फिर तो आप ये पॉलिटिक पढ़ ही नहीं रहे, फिर तो आप पॉलिटिक्स सही नहीं कर रहे। तो जब 1 आ गया तो हमारी 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे डायरेक्टली कट हो गई, एलिमिनेशन चलेगी, है ना। तो अब हमने ये देखना है कि क्या 1 के साथ 3 है या फिर क्या 1 के साथ 2 है, हमने ये देखना। ओके, चलिए देखते हैं। अब 3 में तो स्विट्जरलैंड आ रहा है। ये स्विट्जरलैंड तो हमने कभी सुना ही नहीं कि कुछ ऐसी बात हो रही है स्विट्जरलैंड में, और ऑस्ट्रेलिया तो आउट ऑफ द सीन हो ही चुका है। तो लेकिन अब हमने देखा कि रिसेंटली अमेरिका में एक बड़ी बात चल रही थी,
अबॉर्शन राइट्स की, एक जो उनकी पुरानी जजमेंट थी है ना कि अबॉर्शन जिसमें उन्होंने लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, अब जजेस ने क्या बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ओके, तो ऐसी कोई बात हुई थी ना, तो इससे क्या पता लग रहा है कि अमेरिका में भी तो वही सिस्टम है जजेस वाला। तो ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 1 and 2, ये आंसर है हमारा। तो आंसर क्या है कि भाई जजेस जो है उनकी इतनी अथॉरिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में तो हम देख ही रहे हैं ना, आप देखो कब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सबसे बड़ा एग्जांपल तो वही है, विशाखा गाइडलाइंस हम लॉज भी बता रहे हैं। ओके, तो अभी 99th अमेंडमेंट एक्ट हम बता रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो और अमेरिका में भी सेम हो रहा है। तो करंट अफेयर से अगर आप रिलेट करोगे थोड़ा सा तो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। एक बार देख लेते हैं कि इज इट एक्चुअली राइट और नॉट। बिल्कुल। तो अब ये क्यों पूछा गया, क्योंकि रोल ऑफ जुडिशरी इन क्वेश्चन है कि यार हाउ कैन यू बी अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम मेंस की फर्दर क्लासेस लेंगे, मेंस में हम जब जुडिशरी की बात करेंगे तो एक जुडिशियल अपॉइंटमेंट का इशू, और जुडिशियल अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो कि रोल ऑफ जुडिशरी है, अनइलेक्टेड मेंबर्स का जो रोल है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, हाउ टू सॉल्व इट, करेक्ट फॉर इंडिया एंड अमेरिका। बिल्कुल सही बात है, इंडिया के लिए तो है ही है, साथ में अमेरिका। करंट अफेयर से रिलेट कर लो। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ट्रिक बताई। व्हाट टू प्रिपेयर, भाई कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करी है कि आप थोड़ा सा देखा करो कि हाँ यार, अब हमने देखो सब कुछ डिराइव करा है ब्रिटेन से, तो थोड़ा सा वो देख लो। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुई थी तो फ्रांस बड़ा प्रोमिनेंट था, बड़ी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऐसी बातें कर रहे थे, तो उनसे काफ़ी देशों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित होकर लिया था। ऐसी सी ही कुछ हमने बात करनी है और समझना है कि यार बड़ी बड़ी डोमिनेंट कंट्रीज हैं जो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरेटिव एनालिसिस करके वेयर वी स्टैंड। ओके, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है जी। क्वेश्चन नंबर 4, चलो जी, एक बार इसको प्लीज अटेम्प्ट कर लो। हाँ जी दोस्तों, अटेम्प्ट हो गया क्वेश्चन। चलो, द कमेटी ऑन अश्योरेंसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द कमेटी ऑन अश्योरेंसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये कमेटी है एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, द कमेटी ऑन अश्योरेंसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ये कमेटी किसके पास इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अगर इस कमेटी को कौन यूज कर सकता है, बताइए। पहली बात तो यही है, इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर बात हो रही है, जो कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है अश्योरेंसेस, तो भाई किस चीज की अश्योरेंसेस, अश्योरेंसेस ऑफ व्हाट, अश्योरेंसेस ऑफ अरे यार एग्जीक्यूटिव। और हु इज द एग्जीक्यूटिव, बताइए, हु इज द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कौन है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे पीएम साहब। तो ये सब ऑल दे कम अंडर द एग्जीक्यूटिव, और ये अश्योरेंसेस देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली पूछा गया एक इन्हीं के बीजेपी के जो अपने ही पार्टी के मेंबर हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने बीजेपी के एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछा गया कि कितनी देर में, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिल्ड अ ब्रिज इन लेट से बिहार जो टूट गया है। तो अब यहाँ पे जो कंसर्न्ड मिनिस्टर साहब हैं, लेट से गडकरी साहब हैं, वो कह देते हैं कि आज से 2 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, और 2 साल के लिए ना जी मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको अश्योर करता हूं, अश्योरेंस देता हूं ऑन बाय स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि 2 साल में आपका ब्रिज कंप्लीट कर देंगे। तो अब उन्होंने तो अश्योरेंस दे दी, लेकिन 2 साल बाद कौन चेक कर रहा है, 2 साल बाद कौन चेक करने जा रहा है कि हाँ जी सर आपने तो अश्योरेंस दी थी, काम हुआ कि नहीं हुआ। और अगर अश्योरेंस ही नहीं देंगे तो क्या ये काम होगा, अरे कुछ स्टिक भी तो होनी चाहिए ना, स्टिक भी तो होना चाहिए कि काम करने को। तो इसीलिए ये कमेटी बनाई गई थी। ये कमेटी जब बनाई गई, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी ये बाद में जब इवॉल्व होते रहे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स तब बनाई गई थी। तो इस कमेटी में क्या है, पहली बात तो इसमें नो मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके मेंबर नहीं होते हैं, तो मिनिस्टर इसमें नहीं होगा। ओके, मिनिस्टर इसके मेंबर नहीं होते। 15 की कॉम्पोजिशन होती है इसकी, एक बार इसको चेक कर लेना, बट फिर भी जितना मेरे को याद है 15 मेंबर्स की स्ट्रेंथ होती है इसकी। स्पीकर जो है वो नॉमिनेट करता है पीपल्स को, और 1 ईयर का टेन्योर होता है।
1 ईयर का टेन्योर होता है जो उसके मेंबर्स होते हैं। और वो मेंबर्स करते क्या हैं, वो मेंबर्स जितनी अश्योरेंसेस करी है गवर्नमेंट ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उनको नोट डाउन करते हैं और उन पे चेक और बैलेंस रखते हैं कि जितनी अश्योरेंसेस करी हैं गवर्नमेंट द्वारा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या वो पूरी हो रही हैं, उनको बताते हैं, याद दिलाते हैं, और वो उनको फिर में पार्लियामेंट में उठाते हैं फिर जाके ये सेम बात कि आपने नहीं करी है तो करो। तो ये क्या हुआ, तो ये पहली बात, जुडिशियल कंट्रोल तो कट गया, सिविल सोसाइटी कंट्रोल कट गया, ये तो बिल्कुल नहीं है ना। तो बचा एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेटिव। तो ऑब्वियसली अब इतनी कहानी सुनने के बाद तो आपको पता लग ही गया कि ये तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल तो नहीं है। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव है ना। तो चलिए अब आपको जब भी, अब ये जो आपको हाँ डी ही है इसका, बिल्कुल ठीक है, हमने डी ही मार्क करा था ना, एक बार देख लो जरा। हाँ लेजिस्लेटिव कंट्रोल बिल्कुल ठीक है, डी ही मार्क करा था। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अब कमेटी ऑन इंश्योरेंस पे क्वेश्चन आएगा तो आपको निकलना चाहिए क्वेश्चन, वो क्यों क्वेश्चन पूछा गया। अब ये देखो, ये जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है वो बड़े अतरंगी से सवाल उठाते हैं कि कहते हैं कि जुमलेबाज पार्टी है रूलिंग पार्टी। व्हाट इज द जुमला, जुमला मींस यू हैव प्रॉमिस बट यू हैव नॉट फुलफिल्ड। तो इसी करके ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अश्योरेंस तो दे दिया आपने, फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाउ टू सॉल्व इट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स आपको यहाँ पे होनी चाहिए, खासकर जो न्यूज में है। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, अदर लेजिस्लेटिव कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, जैसे क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और क्या है, हाफ एन आवर डिस्कशन, ये सब चीजें हैं, बहुत सारे हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना। ओके चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए प्लीज। चलिए हाँ जी दोस्तों, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, किसको करना है यहाँ पे भाई, नॉट ट्रू की बात हो रही है, नॉट ट्रू, ठीक है, नॉट ट्रू। चलो पहली स्टेटमेंट को पढ़ लो जी। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ स्पेशल इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन इन द कमीशन। क्या कुछ ऐसा है, अरे यार इतनी बड़ी इसका नाम ले रहे हैं और एक्सपेंस मॉनिटरिंग है, हो ही सकता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि ना हो, मतलब इतनी बड़ी विंग का नाम ले रहे हैं, हमें श्योर भी नहीं है, बट चलो मैं कहता हूं कि हो सकता है, इसको टिक मान के चलते हैं। ओके तो ये नॉट ट्रू में नहीं है तो 1 काट देते हैं। उसके बाद द अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑडिटेड एनुअली। अभी ये बहुत बड़ी बात लग रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी बुक्स मेंटेन करते हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, क्या उन्होंने इधर उधर करा पैसे को, वो एनुअली ऑडिट करवाते हैं। और वो भी किसके बाद, जैसे इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो उनके पास पावर है करवाने की, इम्प्लाइड है। तो ऐसा तो कुछ अटपटा सा लग रहा है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनुअली अगर करवा रहे हैं तो चेक कौन कर रहा है, बैलेंस कौन कर रहा है ना। थर्ड है कि जो पेड न्यूज है, कि पैसे दे के हम अपनी खबर छपवा रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ अच्छी चीजें लिख दीजिए आप अखबार में, वो क्या है, इन कनेक्शन विद द इलेक्शन इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस। अब अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे और आप फॉलो कर रहे हैं कि शशि थरूर को तो जानते हो, डॉक्टर शशि थरूर जी, इंग्लिश डिक्शनरी वाले साहब, तो शशि थरूर कमेटी बैठी थी। ओके डॉक्टर शशि थरूर कमेटी बैठी थी, उन्होंने कहा था कि पेड न्यूज जो है उसको इलेक्टोरल ऑफेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। दैट मीन्स कि ये इलेक्टोरल ऑफेंस अभी नहीं है, पेड न्यूज का इलेक्शंस में यूज होना इलेक्टोरल ऑफेंस अभी नहीं है। इट हैज बीन रिकमेंडेड कि इसको इलेक्टोरल ऑफेंस बनाया जाए। तो ये क्या है, नॉट ट्रू में ये हो गया ठीक, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। अब 3 देखें कहाँ कहाँ आ रहा है, लो जी अभी तो कुछ हमारा निकला ही नहीं है, 3 तो हर जगह आ रहा है ना। चलो अब देखते हैं। अब देखो, वीडियोग्राफी ऑफ पोल प्रोसीडिंग्स इनसाइड द पोलिंग स्टेशन इज परमिसिबल, ये तो ठीक लग रही है बात। अब न्यूज़ देखते हैं, जब भी इलेक्शन हो रहा होता है हम न्यूज़ देखते हैं तो पोलिंग बूथ के अंदर जाके, बैलेट बॉक्स की नहीं बात हो रही है, ये कंफ्यूज नहीं करना, इनसाइड द पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स में फ़र्क है। बैलेट बॉक्स में जाके नहीं वो कैमरा डाल रहे हैं कि हाँ जी बताइए जी किस पे बटन दबा रहे हैं, आप वो तो नहीं कर सकते, सीक्रेट बैलेट होता है। पर यहाँ पे ये कर सकते हैं ना, किस पे, पोलिंग स्टेशन पे। पोलिंग स्टेशन की बात हो सकती है तो होती है, वीडियोग्राफी होती है, तो ये भी ठीक है।
तो क्या ये नॉट ट्रू है? नहीं, इट इज ट्रू। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट कैंसिल हो गई। तो फोर्थ नहीं है, कट गया, क्या बचा, डी। 2 and 3 इज द आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखें जरा आंसर ठीक है, डी बिल्कुल ठीक है जी। क्यों पूछा गया? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये तो हमेशा ही न्यूज में रहते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की एक, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पे जाएंगे, गूगल कर लेना, चलो गूगल पे लिखना इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशंस या इलेक्शन कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। उन्होंने एक पूरा मैगजीन जारी करी है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन लिख के दे रही है, उनको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब हाउ टू सॉल्व इट, फोकस ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, नॉट ट्रू। एक तो ये भी बात है ना, नॉट ट्रू पे बात करो। दूसरा जो हमने जैसे निकाला क्वेश्चन वो आपने पीछे देख ही लिया है। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, रीड अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, डन एंड नीड टू बी डन। वे फॉरवर्ड मतलब कौन से होने चाहिए और कौन से हो चुके हैं, दोनों को आपने रीड कर लेना है। चलिए जी, 6th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो प्लीज एक बार। हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ऐसे, जिसमें मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, बियरिंग ऑन एजुकेशन, इम्प्लीकेशन एजुकेशन, रेजोनेट्स एजुकेशन, ये सब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है, जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको टेस्ट करने के लिए बने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है, हमने देखो ये नहीं देखना कि एजुकेशन के लिए उसने काम कितना करा, या फिर इस रेलिवेंट शेड्यूल, यहाँ पे जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, क्या इसमें एजुकेशन पे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ना कोई पावर रिलेटेड टू एजुकेशन इनमें से किसी को दी है, हमने यहाँ पे वो देखना है। बताइए, बियरिंग ऑन एजुकेशन डीपीएसपी की है, ये तो बिल्कुल ही ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डीपीएसपी था उसी को ही तो बाद में हमने क्या करा था, बताइए क्या करा था, फंडामेंटल राइट बनाया था। जो राइट टू एजुकेशन था वो पहले डीपीएसपी था, बाद में हमने उसको फंडामेंटल राइट बनाया था। तो ये तो ठीक है, तो 1 इज करेक्ट। अगर 1 करेक्ट है तो बी कैंसिल, काट देंगे इसको। चलो, अब ऑप्शंस में देख के हमें ये भी पता लग रहा है कि अगर 1 करेक्ट है तो 2 भी सब में कॉमन है, तो 2 भी सही है, 2 भी करेक्ट है। ओके, अब हम ये देख रहे हैं कि 1 और 2 या फिर 5 है दोनों में। 5 पे आ जाते हैं, 5 पे देखते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में क्या होता है? 7th शेड्यूल में पावर्स डिफरेंशिएट करी गई हैं, तो उसमें जो एजुकेशन है क्या वो है? एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है? अब ये तो कमेंट करके बताना पड़ेगा। बताइए एजुकेशन क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है या फिर यूनियन या फिर कंकरेंट? 42nd अमेंडमेंट याद करनी है, 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट याद करो, ठीक है। बट 7th शेड्यूल में है तो है ना, तो 1 to 5 ये भी कट गया। अब 1 to 5 है, अब ये देखना है कि 3 and 4 में से है कि नहीं। यहां पे आके हमारा क्वेश्चन फंस रहा है कि अब हमें ये पता होना चाहिए 5th और 6th शेड्यूल है क्या। ये कोई मैनेजमेंट ऑफ एरियाज की बात होती है, कोई ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एरियाज, इनकी बात होती है ना, इनकी बात हो रही है ना। तो क्या इनमें एजुकेशन की प्रोविजन है? बताइए, याद करिए। एक में होता है ऑटोनॉमस काउंसिल, एक में होता है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स। तो क्या उनके पास पावर है एजुकेशन की? यस, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पावर दी है कि आप एजुकेशन को अपने तरीके से चला सकते हो। तो व्हाट इज द आंसर हियर? डी। ओके, डी वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलो, व्हाई दिस क्वेश्चन? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। देखो, बीच बीच में मैं 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए डालता हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वी आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द कंटेक्स्ट। जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ वो इसीलिए ही करवा रहा हूँ कि आप उस तरीके से सोच पाओ जैसे यूपीएससी आपसे चाहती है कि आप सोचें। ओके, चलो, हाउ टू सॉल्व इट? एजुकेशन हैज अ बियरिंग ऑन ऑल ऑफ देम। हाँ देखो, 5th शेड्यूल में क्या बात करी? ऑटोनॉमस काउंसिल जो कि गवर्नर के अंडर आता है वो है। 6th शेड्यूल जिसमें डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल है, उन सब में एजुकेशन का मेंशन करा गया है और इन काउंसिल्स को पावर दी गई है। ओके, चलिए,
What to prepare for exam? Prepare all the provisions mentioned with different viewpoints like health, revenue, etc. अब देखो, अब इन्होंने बियरिंग पूछ ली, बियरिंग किसकी पूछी गई थी? एजुकेशन की। अब हम हेल्थ की बियरिंग भी पूछ सकते हैं, कोविड पीछे से निकला है और कितना ज़्यादा इम्पैक्ट था कोविड का, हमारे हेल्थ सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कितनी ज़्यादा हम क्रिटिसिज्म करते हैं, तो बियरिंग ऑन हेल्थ पे क्वेश्चन आ सकता है, बियरिंग ऑन रेवेन्यू पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आपने क्या करने हैं? तैयार कर लेने हैं। चलो जी, 7th क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट करिए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप किसी चीज की हेल्प नहीं ले सकते, सिर्फ अपने दिमाग की ले सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि देखो, इस पहले तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब वो कह रहे हैं इन बहुत ही सीधी भाषा में कि कौन से इन चारों में से पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम को फेवर करा था, और ये लाइन कही थी कि इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेजेस मे बी ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। किस सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? वी मस्ट बी एबल टू रिफॉर्म द विलेजेस एंड इंट्रोड्यूस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेजेस। ओके, तो अब मैं आपको मान रहा हूं कि भाई आप भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो, टीचर तो नहीं हो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो टीचर तो देखो, अगर मेरे को आपको पढ़ाना है ना, तो एक ही टॉपिक है सेक्युलरिज्म है, मेरे को उसकी 4 किताबें पहले पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टीच यू। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आप एस्पिरेंट होके हर किताब पढ़ो और आपको पता हो कि यार ये लाइन जो है किसने कही है। ऐसा इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि एलिमिनेट करेंगे कि लेट से हम उठा लेते हैं पहले, इनके बारे में हमें कुछ पता है? इनके बारे में हमें कुछ पता है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन है। बस इतना पता है, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट को ये पता होगा कि ये मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, सिर्फ इतना पता होगा हमें। और कोई फेमस थोड़ा हिस्ट्री जिसको ऑप्शनल है शायद उसको थोड़ा पता हो। अब हम बात करते हैं अंबेडकर साहब की। तो देखो, जो भी अंबेडकर साहब जिन्होंने पढ़ा है, पॉलिटिकल थॉट आईपीटी का सेक्शन आता है पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ाते हैं, तो उसमें जब हम करवाते हैं तो सबसे पहले ये बताते हैं कि अंबेडकर साहब जो थे, ही वॉज द स्टॉन्च क्रिटिक ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कट गया, क्योंकि ये कभी नहीं कहते थे कि पंचायती राज होना चाहिए। अंबेडकर साहब कहते थे कि अगर पंचायती राज होगा तो कास्ट सिस्टम कभी रेडिकेट नहीं हो पाएगा। क्या होगा? पंचायती राज में जो अपर कास्ट है वो अपना ही सरपंच चुन लेंगे, अपनी पंचायत बना लेंगे, और जो चला आ रहा है, क्या चला रहा है, इतना ऑपरेशन चला रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो अंबेडकर साहब क्या कहते थे कि भाई टू स्टॉप दीज स्टेट हैज टू इंटरवीन। ठीक है, तो स्टेट डोमिनेंस होनी चाहिए। तो ये कट गया। अब नेहरू साहब की बात कर लो। अब नेहरू साहब वॉज द वन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोला था कि देयर शुड बी स्टेट लेड गवर्नेंस। जो फर्स्ट ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान है, जो ब्लॉक्स हम बात करते हैं, पीसीएस में बीडीओ की पोस्ट आती है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, किसने बनाए? इन्होंने बनाए। तो बीडीओ बनाने की क्या जरूरत थी अगर सरपंच था? बताइए जरा। क्यों? क्योंकि बीडीओ वॉज अ ब्यूरोक्रेट, बीडीओ इज अ ब्यूरोक्रेट। तो ये रिलाय करते थे ब्यूरोक्रेसी पे। नेहरू साहब कहते थे ब्यूरोक्रेसी चलानी चाहिए। क्यों? वो कहते थे पढ़े लिखे लोग हैं। अंबेडकर साहब और ये दोनों इस स्कूल ऑफ थॉट के थे कि पढ़े लिखे लोगों को सरकार चलानी चाहिए। वो सोचते थे कि जो विलेजेस हैं दे आर अ डेन ऑफ, जिसको हम कहते हैं ना कि डेन ऑफ इग्नोरेंस, वहां कास्ट सिस्टम होगा, उनको छोड़ दो। तो अब बीएन राव आ गए और इनकी बारी रह गई। तो बीएन राव साहब तो एडवाइजर थे, इनका तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई डिबेट में पार्टिसिपेशन ही नहीं है, एडवाइजर थे, बाहर से बस एडवाइस करते थे। तो इनकी स्टेटमेंट भी ये नहीं हो सकती। बच्चे कौन? अय्यंगार साहब। तो ये इनकी स्टेटमेंट है, अय्यंगार साहब की स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं क्या हमने सही करा है। बिल्कुल सही बात है। तो वही पीवाईक्यू पैटर्न पे बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बार बाल गंगाधर तिलक की स्टेटमेंट भी आ गई थी, है ना, लाला लाजपत राय की स्टेटमेंट भी आई हुई है। तो ऐसी चीज़ें हमने कर लेनी चाहिए। हाउ टू सॉल्व इट? एलिमिनेट करो बी एंड डी। जो हमने नेहरू जी और अंबेडकर जी को यहाँ पे एलिमिनेट तो नहीं करा, मतलब उनके जो ऑप्शंस थी उनको करा हमने। आफ्टर दैट ट्राई टू रिमेंबर दैट अय्यंगार वॉज अ गांधीयन। यस यस यस, ये बात भी मेरे दिमाग से इवन स्किप हो गई, क्योंकि यार अय्यंगार जो थे वो स्ट्रॉन्ग गांधीयन थे। और गांधी जी क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी, किसकी? ओशियानिक सर्कल्स ऑफ पावर की बात करते हैं। तो वही तो पंचायती राज की बात करेंगे। तो यहां से भी निकल सकता था क्वेश्चन। व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, पीआरआई का जो चैप्टर है उसको करो,
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की थोड़ी बहुत डिबेट्स हैं, उनको देख लो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसने कही है। ओके, चलिए जी, क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ जी दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, किसको अंडरलाइन करना है यहाँ पे, नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कन्वीनिंग अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। तो इसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस क्या होती है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठती है। सेंट्रल हॉल होता था, वहाँ बैठते थे, लेकिन अब तो चलो सेंट्रल विस्ता बन रहा है, तो सेंट्रल हॉल का पता नहीं क्या होगा, चलो एनी हाउ। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट कब होती है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठेंगी, किन किन सर्कमस्टांस में बैठती है, लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया हुआ है। ओके, तो वो अगर आपको चीजें याद है, दिस क्वेश्चन वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। चलो रीड करते हैं। रिजेक्शन ऑफ अ बिल बाय वन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द अदर हाउस हैज पास्ड इट, बिल्कुल सही है। इस केस में तो डेडलॉक बनेगा, और जब डेडलॉक बनेगा तब तो जॉइंट सिटिंग होगी। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन गलत क्यों मार्क करना है, नॉट पूछा है, नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड। बोथ हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड टू द अमेंडमेंट टू बी मेड। अब डेडलॉक कब बन सकता है, कि जब अमेंडमेंट बोली राज्यसभा ने और लोकसभा कह रही है हम तो नहीं मानते अमेंडमेंट्स पे, डेडलॉक बन गया, तो चलो यहां भी होएगी जॉइंट सिटिंग, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब कह रहे हैं 6 महीने से ज्यादा हो गया है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास। रख लिया है, बिल पे बैठ गए हैं, द बिल हैज बीन होल्ड विदहेल्ड, रख लिया है अपने पास, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो भाई वहां पे 6 महीने बाद जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ओके, बची कौन सी, लास्ट स्टेटमेंट इज द आंसर। जब प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल, ऐसी कोई प्रोविजन जॉइंट सिटिंग की नहीं है। व्हेन द प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट, तो बिल इज डेड, बिल खत्म है वहां पे, है ना, तो वहां पे फिर से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो जॉइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है वहां पे। तो आंसर क्या है, आंसर इज डी। चलो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, सॉल्यूशन डी, बिल्कुल सही बात है। व्हाई दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ PYQ पैटर्न, तो सेम क्वेश्चन जैसे आ जाया करते हैं, प्लीज इसे देख लेना है। हाउ टू सॉल्व इट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है जी। जो 3 चीजें हैं, जो ग्राउंड्स फॉर जॉइंट सिटिंग है, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का चैप्टर है उसको अच्छी तरह से कर लेना है। 9th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को प्लीज अटेम्प्ट कर लेंगे एक बार। चलिए दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड्स इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न, इसको अंडरलाइन कर लो, कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। अब ये तो मतलब बेसिक जो हमारा लक्ष्मीकांत में अमेंडमेंट वाला चैप्टर है ना, बेसिक वहां से क्वेश्चन निकल रहा है ये। ओके, क्या बोला गया, पहली स्टेटमेंट देख लो, भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आ गया 368 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 368 के अंडर, वो कहते हैं खत्म हो जाएगा जब डिसएग्रीमेंट हो गया टू हाउसेस के बीच में। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है ये पूछ रहे हैं कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करा और हमने बात करी जॉइंट सिटिंग की, तो क्या जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, बताइए। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर डिसएग्री हो गया है उसमें जॉइंट सिटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। ओके, तो जॉइंट सिटिंग क्या हो सकती है, नहीं हो सकती है, ओ सॉरी, हाँ यस, जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ठीक होगी, बिकॉज इट विल एंड देयर। ओके, द बिल एंड्स इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, तो जॉइंट सिटिंग नहीं होती तो वो एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा बिल, तो ये स्टेटमेंट सही है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बताओ, अब यहां पे ना आपको आपकी पॉलिटी की नॉलेज चेक होगी कि 24th अमेंडमेंट किस किसने पढ़ी है। 24th अमेंडमेंट एक्ट में यह कहा गया था कि प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, प्रेसिडेंट को यह पावर उससे हटा ली गई थी। ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर वुड बी 1 ओनली, ए। यस, बिल्कुल ठीक है जी, सॉल्यूशन इज ए। तो वाई दिस क्वेश्चन कि भाई PYQ पैटर्न है, जैसे मैंने कहा था इस बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न काफी डिस्कस करेंगे, तो क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न हमें अब इसमें समझ के आ रहा है। मैंने बहुत क्वेश्चंस पे लिख दिया PYQ पैटर्न है, पर समझ के आ रहा है, इसमें ये समझ आ रहा है कि देखो जैसे एक शैल वर्ड उन्होंने चेंज कर दिया, वो बात आ गई।
इसमें उन्होंने क्या करा कि कैन नॉट था, यहां पे कैन लिख दिया। तो दे वॉन्ट यू टू हैंडल द प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है, इतना ज़्यादा प्रेशर है हम पे जब हम बैठे होते हैं एग्जामिनेशन रूम में कि हम कैन को भी कैन नॉट रीड कर जाएंगे, और जो मे और शैल है उसमें डिफरेंस नहीं पता लगेगा। तो ये जो प्रेशर है ना, इसको कैसे डील करना है, दिस इज व्हाट द यूपीएससी वांट्स, कि आप कल को जाके ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो प्रेशर ही तो डील करना है। आईपीएस बन रहे हो, दंगे देखते रहोगे, इंडिया में इतने दंगे हो रहे हैं, इतना ज़्यादा सिचुएशन खराब है। आईएएस बन गए तो इतने ज़्यादा लोग आते रहेंगे आपके पास कि यार ये काम करवा दो, प्रेशर डील करना है। यहाँ पे दिख रहा है वो प्रेशर, इसको डील करना है आपने। ओके, डिटेलिंग में जाना है। तो ठीक है जी, समझ आ रहा है पीवाईक्यू पैटर्न क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न क्या है। चलो, बेसिक नॉलेज ऑफ अमेंडमेंट, जैसे कि 24th अमेंडमेंट, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट टू प्रिपेयर अमेंडमेंट प्रोसीजर, जो कि चैप्टर है लक्ष्मीकांत में अमेंडमेंट का, उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज इसको रीड करिए। चलो दोस्तों, विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? नीति आयोग is accountable to the parliament. President can make ordinance only when either of the two houses is not in session. The minimum age prescribed for the appointment of judge of a Supreme Court is 40 years. NDC National Development Council is constituted, उसकी कॉम्पोजिशन में कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है और सब स्टेट्स के सीएम होते हैं। बताइए क्या लग रहा है इसमें, क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो। अब नीति आयोग यहां पे स्लैश करके प्लानिंग कमीशन कुछ भी कर लो, ये जो है क्या ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है? बताइए इसकी अकाउंटेबिलिटी किसको है? या फिर अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को होती है? वाई, हु विल डिटरमिन? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन करता है। तो दो चीजें हैं, एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जहां जो कि लीगल बॉडीज हैं। ओके, जो लीगल, जैसे उस बॉडी में लिख दिया लीगल बॉडी है, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमने बना दिया और उसमें लिख दिया कि हाँ जी आपकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट को है, तो होगी पार्लियामेंट को। लेकिन अगर नहीं लिखा, यूनियन लिख दिया, तो यूनियन को होगी। तो नॉट एवरी लीगल बॉडी बट एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पार्लियामेंट को ही अकाउंटेबल है। तो अब ये देखना है कि क्या नीति आयोग या जो पहले प्लानिंग कमीशन होता था, क्या ये इनमें से दोनों है? कॉन्स्टिट्यूशनल तो बिल्कुल नहीं है, पता होगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं है। क्या ये लीगल बॉडी है? नहीं है। प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों ही किसी भी लॉ के अंडर नहीं फ्रेम करे गए हैं। एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंडर ये दोनों बॉडीज बनाई गई थी। तो जब बनाई ही एग्जीक्यूटिव एक्शन से गई हैं तो पार्लियामेंट को अकाउंटेबल क्यों ही होंगी? तो ए इज रॉन्ग हियर। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस बना सकता है। यहाँ ओनली मैंने क्यों हाईलाइट करा, क्योंकि अब आप बिना देखे ही नहीं ओनली को कट कर देंगे। जैसे मैं पिछले, ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल इसी करके फ्रेम करा, आपको डाला, क्योंकि मैं पिछले 3-4 वीडियो से आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ओनली जब आएगा तो काट दो, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है। लेकिन नहीं, दिस इज नॉट द टाइम। यहां पे जब ओनली आ रहा है, यहां पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट तब ही ऑर्डिनेंस बना सकता है, कब? ओनली व्हेन आइदर ऑफ द टू हाउसेज आर नॉट इन सेशन। किस आर्टिकल में ये लिखा है बताइए? आर्टिकल 123 123 आर्टिकल में ये मेंशन्ड है। ओके, तो ऐसा नहीं है ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है किसी भी चीज को, इवन मेरी भी एडवाइस को ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। ओके, अपना दिमाग लगाना है कि हाँ यार ये स्टेटमेंट ठीक है, ओनली देख के कट नहीं कर देना। तो दिस इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। उसके बाद मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट जज की एज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। मिनिमम एज के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लास्ट में एनडीसी में फाइनेंस मिनिस्टर का क्या काम? एनडीसी में पीएम बैठता है, फाइनेंस मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर है हमारा बी। तो देखते हैं दोस्तों, क्या हमने ठीक अटेम्प्ट करा है? बिल्कुल सही बात है, हमने ठीक अटेम्प्ट करा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो मैं नीति आयोग / प्लानिंग कमीशन इसीलिए लिख रहा था क्योंकि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इट वाज रिटन प्लानिंग कमीशन, इसीलिए मैं ये लिख रहा था। हाउ टू सॉल्व इट, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस वाला जो आर्टिकल है वो याद होना चाहिए, उसकी अगर आपको एग्जैक्ट भाषा याद है तो ये हो जाएगा।
व्हाट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस जो है वो कर लो, कैसे प्रोमलगेट होते हैं, नीति आयोग की बात कर लो, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, एनडीसी कॉम्पोजिशन, सब की एक बार बात कर लो। ओके, तो दोस्तों डे 5 की भी वीडियो यहाँ पर रिलीज हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये काम आएगी, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कैसा आपको सेशन लगा, कोई फीडबैक है, कोई इंप्रूवमेंट है तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू वेरी मच। आई एम जतिन गिल फ्रॉम निम्बस IAS। बाय बाय।